हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि फाउंडेशंस लेवल पे, अंडर 10th लेवल पे, स्कूल लेवल पे यानी 8, 9, 10 में रहकर अपनी पढ़ाई कैसे करें ताकि आपका फ्यूचर में IITians बन सके आप या डॉक्टर बन सके। तो आज हम उस रिलेटेड बात करेंगे, है ना। तो मैं उन बच्चों के लिए या उन गार्जियंस के लिए बात करने जा रहा हूँ जो अपने बच्चे को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हों, या जिन बच्चों का ये सपना है कि मैं इंजीनियर यानी IITian अच्छे कॉलेज से इंजीनियर करूँ और फिर या डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो उन बच्चों के लिए मैं बात करूँगा जो अभी रिसेंटली 8, 9th और 10th में पढ़ रहे हो। 10th, 11th के बच्चे, जो 11th और 12th के बच्चे हैं, उनसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी 8 में हो या फिर 9th में हो या फिर 10th क्लास में हो। तो वो अपनी पढ़ाई कैसे करें ताकि आपका ये ड्रीम पूरा हो सके, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा 8th क्लास के बच्चों के लिए। वो बच्चे जो अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हो या अभी आई थिंक अभी आज 2 फरवरी है, जो अभी एग्ज़ाम देकर 8th में जाने वाले हों, उन बच्चों के लिए मैं पहले समझाऊंगा। यानी अभी आज के डेट में वो अभी 7th क्लास में हो और 1-2 महीना बाद एग्ज़ाम होगा उनका। एग्ज़ाम होने के बाद वो बच्चे 8th क्लास में इंटर कर रहे हों, उनके लिए पहले बात करूँगा, ठीक है ना। तो 8th क्लास में मैं 2 पार्ट्स में सब्जेक्ट को बांट रहा हूँ, एक मैथ और एक साइंस। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट तो और भी होता है, इंग्लिश भी होता है, सोशल साइंस भी होता है, लेकिन चूंकि आपका सपना इंजीनियर और डॉक्टर बनने का है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ और साइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखिए बच्चों, 8th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी बात को माने, 8th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि 8th क्लास के मैथ को कितना टाइम देना चाहिए और साइंस को कितना टाइम देना चाहिए, तो आई थिंक कि ये 65% और ये 35% होना चाहिए। ये बात कंट्रोवर्शियल हो सकती है, कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा क्यों, तो सबकी अपनी अपनी राय है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हो उनके लिए 8th क्लास के मैथमेटिक्स पे 65% टाइम देना चाहिए और साइंस पे 35% टाइम देना चाहिए। देखिए हाँ, 8th क्लास के साइंस तक में क्या है मसला कि यहाँ पे जो है आपका साइंस इंफॉर्मेटिव है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स बताए गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताई गई हैं साइंस के बारे में, जिससे क्या हो बच्चों के अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा हो, एक चाहत पैदा हो साइंस को लेकर कि भाई मुझे साइंस में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो उस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स, अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं। लेकिन मैथमेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि IIT JEE करने के लिए अभी से बच्चों को तैयार करने के लिए क्या किया जाए, तो मैं बोलूँगा 8 के मैथमेटिक्स को जाकर अच्छे से उस पर कमांड बनाइए, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में एक तो आ जाता है आपका NCERT बुक। NCERT बुक करने का एक फ़ायदा ये है कि आपके स्कूल्स के सिलेबस कवर हो जाएंगे, स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और साथ साथ आप इस टाइम पे चाहो तो NCERT के साथ साथ आप RS अग्रवाल चाहो तो लगा सकते हो। NCERT तो करना ही करना है और आप चाहो तो RS अग्रवाल लगा सकते हो। अगर RS अग्रवाल नहीं लगाना तो उस पर भी मैं बात करूँगा, ठीक है बच्चों। और साइंस क्या है, साइंस में आपको जो भी टेक्स्ट बुक दिया गया है, एक तो NCERT आपके पास है ही, स्कूल्स में तो NCERT चलता ही चलता है। NCERT के अलावा जो भी आपके स्कूल में बुक चल रहा हो या आप बाहर से मंगा के पढ़ रहे हो, XYZ कोई सी भी बुक मंगा के आपने पढ़ लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक तो NCERT, एक RS अग्रवाल, उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा करना चाहता हो तो एक फाउंडेशन का मटेरियल आता है, फाउंडेशन मटेरियल। मैं तो बोलूँगा ठीक है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत कुछ ये अच्छे से कर लिया है तो, अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलूँगा NCERT और RS अग्रवाल, इसको अगर 2 बार 3 बार 4 बार भी करना पड़े तो इसको आप कर लो। उसके बाद आते हैं हम 9th क्लास में, है ना। अब बात करेंगे 9th क्लास की। अब आप 8 का एग्ज़ाम देकर
9th क्लास में आने के बाद अब आप क्या करोगे मैथ और साइंस में, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ और साइंस। ये मैं उम्मीद करते हुए कि आपने 8th क्लास में बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से की होंगी। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं बोलूँगा मैथ को टाइम देना है आपको 9th क्लास में 40%, वेटेज के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको साइंस में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको और बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में क्या है कि जो बच्चा 8th क्लास में मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको 9th के मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात एकदम 100% सच है। 9th के मैथमेटिक्स में क्या करना है आपको, एक तो NCERT लगाना ही लगाना है। NCERT तो एक स्टैंडर्ड बुक है, क्योंकि आपको स्कूल के एग्जाम से भी अच्छा करना है तो NCERT तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा नो RS अग्रवाल, किसी तरह का कोई RS अग्रवाल आपको नहीं लगाना है। RD शर्मा नहीं लगाना है। ध्यान रहे, कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फैक्ट बात बोल रहा हूँ कि 9th क्लास में जो बच्चे ये ड्रीम रखते हों उनके लिए मैं अवॉइड करूँगा कि वो RS अग्रवाल लगाए, उनके लिए ये अवॉइड करूँगा कि वो RD शर्मा लगाए। हाँ, जिन बच्चों का सिर्फ ये ड्रीम हो कि मुझे बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे करने हैं, उनके लिए ये सफिशिएंट है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छे बुक्स है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। लेकिन जो इस चीज़ का ड्रीम रखते हो तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। इसको अवॉइड करने के बाद आपको करना क्या है कि फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल आपको ले लेने हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई से भी बुक्स मंगा सकते हो आप, MTG के मंगा सकते हो, पियर्सन्स के मंगा सकते हो। और आप सोचते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है तो आप हमारे करियर अड्डा के स्टडी मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हो, जो स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया गया है कि बच्चा फ्यूचर में चल के नीट और JEE कैसे क्वालिफाई करे। ठीक है, तो फाउंडेशन के मटेरियल्स को आप सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि आपके 9th के सिलेबस के साथ साथ 9th के सिलेबस के साथ साथ 11th का टच होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 9th, यही इसी वजह से मैं RS अग्रवाल और RD शर्मा को मना कर रहा हूँ कि RS अग्रवाल में सिर्फ 9th में ही डिटेलिंग बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, लेकिन आपको 11th का टच नहीं है। आपने 9th का सिलेबस यहाँ से कर लिया, डेट्स इनफ। उसके बाद आपको ऐसे बुक्स को करने की ज़रूरत है जहाँ पे 11th का कॉन्सेप्ट हल्का हल्का धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया हो। तो 9th का सिलेबस तो इन सब बुक्स में कैसा मिलेगा आपको, 11th का टच मिलना शुरू हो जाएगा। इससे ये होगा कि आप सडन जब 10th पास आउट करके जाओगे तो आपको सडन चेंजेस नहीं लगेगा कि अरे यार इतना कुछ पढ़ना है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो पहली बार नाम सुना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 9th के सिलेबस के साथ साथ 11th का, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आपको 9th में भी है, 10th में भी है और 11th में तो बहुत ज़्यादा है, डिटेल्स में है ना। और फॉर एग्जांपल साइंस में देख ले आप, फिजिक्स में मोशन है और फोर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। बायोलॉजी में भी देखेंगे, केमिस्ट्री में भी देखेंगे, आपको मोल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी है, फिर 11th में भी है। तो 9th में जैसे सपोज मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो थोड़ा थोड़ा उतना पढ़ लेना है कि 11th का फील हल्का हल्का आने लग जाए। तो 9th के सिलेबस के साथ साथ 11th का सिलेबस का टच होना चाहिए। ऐसी बुक को पढ़ना है, ना कि ऐसी बुक को जो 9th को ही बार बार रिपीटिशन करे। ठीक है, तो ये बात होगी आपके मैथमेटिक्स की। अब आप यहाँ पे आते हैं साइंस। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सबसे कड़वी सच्चाई ये है बच्चों, या जो भी गार्जियंस इस बात को सुन रहे हैं, मुझे ये बात बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोगों कटिहार का जो इलाका है, ये जो सीमांचल का बेल्ट है, यहाँ पे साइंस बोला तो बहुत जाता है, लेकिन एक्चुअल पे उस पर काम नहीं किया जाता। बोलते तो बहुत है कि साइंस लेंगे, 80% बच्चे 10th पास आउट करने के बाद साइंस लेते हैं, बट एक्चुअल में वो साइंस से कोई वास्ता उनका होता नहीं है। वजह यह है कि 8, 9, 10 में ही उसका शौक खत्म हो चुका है, और जब बच्चा 11th में जाता है तो साइंस देख के चौंक जाता है कि एक्चुअल में साइंस ये है। तो उसको पढ़ाने वाले लोग नहीं मिले, उसको गाइड करने वाले मेंटोर नहीं मिले। तो अब मैं यहाँ पे आपको चाहूँगा कि 9th के साइंस को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में अगर स्टार्ट करें सपोज, तो आप मोशन चैप्टर से शुरू करोगे। मोशन है, फोर्स है, ग्रेविटेशन है, जो कि 11th में भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ईमानदारी से हम लोग पढ़ाते हैं हर साल
10th के बाद बच्चे आते हैं ना पास आउट होके, तो उनको ये नहीं पता होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये बात बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है उनको ये नहीं पता, मोमेंटम क्या होता है उनको नहीं पता। और जब तक आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे नहीं, फिजिकल क्वांटिटी को नहीं समझेंगे, तो फिजिक्स कैसे समझ में आएगा। तो आपको 9th से ही करना पड़ेगा। आपको फिजिक्स में सपोज मोशन है, फोर्स है, ग्रेविटेशन है, तो यहाँ पे भी मैं वही बोलूँगा, आपके पास एनसीईआरटी तो है ही। सबसे पहला काम एनसीईआरटी को पढ़ के एक बार काम पूरा कर लेना है, ताकि आपके स्कूल में अच्छे मार्क्स आ सके, 95-96% जा सके। एनसीईआरटी करिए। उसके साथ साथ आज अब एचसी वर्मा की भी बुक आ गई है 9th क्लास पे, फाउंडेशन लेवल पे, 10th क्लास पे एचसी वर्मा की भी बुक्स आ चुकी है। तो आप एनसीईआरटी करने के बाद फ़ौरन आप एचसी वर्मा में शिफ्ट हो जाए, और एचसी वर्मा करने के बाद आप फिर किसी फाउंडेशन के मटेरियल पे जाएं। स्टडी मटेरियल्स आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत सारे पब्लिकेशंस, एमटीजी हो गया और एमटीजी हो गया, आई थिंक पियर्सन हो गया, बहुत सारी किताब से जो फाउंडेशन की मटेरियल्स को निकालते हैं। लेकिन आपको 9th क्लास में साइंस में एचसी वर्मा लगाना है, ठीक है। उसके बाद किसी फाउंडेशन के मटेरियल को लगाना है। अगर इन दोनों चैप्टर, इन 3 चैप्टर को मैं तो बोलूँ हाँ, इन 3 चैप्टर को पढ़ने में आपके 8 महीना भी लग जाए तो लगा दो बच्चों। ये मत सोचो कि सिलेबस कब होगा, नहीं होगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसको सीखने में अगर आपके 9 महीना भी लग जाए तो आप लगा दो इसको। एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आपको फिजिक्स में मज़ा आने लगेगा, साइंस में मज़ा आने लगेगा। बच्चे लैग कहाँ पे करते हैं? हमारे बच्चे नीट में सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? हमारे बच्चे आईआईटीएन क्यों नहीं बन पाते हैं? कि ये चीज़ें उनको नहीं मिलती, नहीं बताया जाता है। स्कूल में तो बस स्कूल जाइए, स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़िए बस, ताकि स्कूल में आपके अच्छे नंबर आते रहें। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है, इस बात को समझिए। स्कूल के टीचर के पास नहीं जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग वो करेगा, नंबर आपके स्कूल में नहीं आएंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे आपके। तो यहाँ पे गार्जियंस को भी समझना होगा इस चीज़ को कि आपका बच्चा क्या क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है। अरे बच्चा तो बच्चा है, आपने कुछ सोच रखा है कि नहीं सोच रखा उसके लिए कि वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, कभी जानने की कोशिश की? तो अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आपको 9th क्लास के फिजिक्स को एकदम झूम के करना होगा, और झुमाने के लिए हम लोग हैं। अगर आपको इसके अलावा जैसे ये सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कोचिंग में आके हमारे स्टडी मटेरियल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, हमसे भी बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँगा केमिस्ट्री की 9th क्लास में। केमिस्ट्री 9th में जैसे कोई एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सबसे पहला काम एनसीईआरटी कर लेना है, एनसीईआरटी कर लेना है। उसके बाद ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कहीं से भी जाके आप गूगल पे सर्च करिए कि फाउंडेशन स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री। आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, 2-4 बुक एमटीजी वगैरह हो गया और भी कुछ है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो एनसीईआरटी करना ही करना है, उसके बाद स्टडी मटेरियल करनी है आपको। किसी तरीके के इस चांद में उलझा दिया जाता है आपको, इस चांद करिए, इस चांद करिए, नहीं करना है इस चांद किसी तरीके से। आपको सिंपल एक स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ऑल इंडिया में आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल है आपको मोबाइल में, आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए, वहाँ से क्वेश्चंस करिए, ये हो जाएगा। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है, 11th में आते हैं तो बच्चे, हमारे बच्चे तो 11th में पहली बार सुनते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट। यही तो दिक्कत है, हमारे बच्चे, कटिहार के बच्चे जब 11th में आते तो उनको पता चलता है कि अरे मोल कॉन्सेप्ट, मोल भी कोई चीज़ होता है, ग्रेविटेशन भी कोई चीज़ होता है। 8th क्लास में, 9th क्लास में सिर्फ इतना बता दिया था कि ग्रेविटेशन का मतलब अर्थ क्या कर लेता है, खींच लेता है, इसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं, बस खुश न्यूटन ने बता दिया था ये बात। और जब 11th में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर वहाँ पे बच्चा गिव अप कर देता है कि नहीं अब नहीं होने वाला है, बच्चा चला जाता है कोटा। अब वहाँ रो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गार्जियन से भी झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने ही इसको कैपेबल बना दिया झूठ बोलने के लिए कि भाई झूठ बोलो, मस्त रहो, 2 साल के बाद बैक टू पवेलियन। तो अभी से ही आपको लगना पड़ेगा। और उसी तरीके से बायोलॉजी में है ना, जो भी बुक्स है, लाइफ प्रोसेस है, और भी चैप्टर्स, तो मैं बायो के इतना नहीं मुझे नाम याद है, लाइफ प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन वगैरह है, ये सब चैप्टर है। तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ किसी न किसी स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में क्या करना है आपको? मैथ,
साइंस। मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर दूँ आपको तो 50% और 50%। अगर वाकई में बच्चों आपने 8, 9 जैसे मैंने बताया कर लिया होगा ना, तो ये तो चुटकी में होगा, चुटकी में। आप देखोगे ज़्यादातर को चैप्टर्स जो 9th के मैथमेटिक्स में है, 10th में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी है, 10th में ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम वहाँ पे भी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी वगैरह है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी वगैरह है। तो इस चीज़ को समझे। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम NCERT कर लेना है ताकि बोर्ड का लफड़ा क्या हो जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर से आपको स्टडी मटेरियल या फिर NTSC का स्टडी मटेरियल, कौन सा स्टडी मटेरियल, NTSC के लिए स्टडी मटेरियल मंगाइए आप। ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है, कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो आप हमारे कोचिंग में ऑफिस में आ सकते हैं। NTSC के लिए आप स्टडी मटेरियल्स को ले, और जो भी स्टडी मटेरियल है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का 10th क्लास का स्टडी मटेरियल ले। उसमें क्या होता है ना कि आप जैसे 10th क्लास के मैथमेटिक्स को कर रहे हैं तो आपको हल्का हल्का 11th का टच, हल्का हल्का 12th का टच मिलना शुरू हो जाएगा। 11th और 12th में डीप में नहीं जाना है, ये भी मैं आपको बता दूं थोड़ा, कि बच्चे क्या करने लगते हैं या फिर ऐसा गाइड कर देते हैं कुछ लोग कि 11th का करने लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपको 10th का ही करना है। 11th और 12th का टच होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो 10th लेवल के ही हों, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा 11th 12th का क्या हो, टच हो। ठीक है, इस तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है 11th 12th के लिए। अब साइंस की बात करें तो साइंस में जो भी है, फिजिक्स है, तो ये जो फिजिक्स है 10th क्लास का, ये पूरा का पूरा 12th क्लास का मैच करता है। तो आपको 10th के ही सिलेबस में, जैसे फॉर एग्जांपल करंट है और मैग्नेट है, ये सब पढ़ना है आपको। लाइट है 10th क्लास में पढ़ना है, और भी चीज़ें, तो 12th में भी यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो 10th का सिलेबस कवर करना ही करना है NCERT के साथ साथ। उसके अलावा आपको NTSC को फॉलो करिए, NTSC की किताबों को फॉलो करिए, NTSC की स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए। और जब तक कंपटीशन में नहीं जाएंगे 8 में, 9 में, 10th में, तब तक आप सडन चेंजेस सडनली कैसे करना चाहेंगे, कैसे कर पाएंगे आप? मैं तो बोलूँगा जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ रहे हो तो 9th के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। 9th एंट्रेंस सबसे अच्छा अलीगढ़, जामिया, BHU, ठीक है, ये एग्जाम्स ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम है। अलीगढ़, जामिया, BHU, आप यहाँ जाएं या ना जाएं, लेकिन एक बार जरूर इसको अपीयर हो, इसकी तैयारी जरूर करें आप 8 क्लास में। जाना ना जाना आपकी बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अलीगढ़ जाना चाहते नहीं चाहते, जामिया में एडमिशन लेना चाहते नहीं चाहते, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते नहीं चाहते, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन बैठ तो सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं, तैयारी तो कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको आगे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। समझ में आई बात? तो 8th क्लास पे ये सब कंपटीशन को फॉलो करें। बाकी IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, NSO, नेशनल साइंस ओलंपियाड, ISO, JSO, ये सब बहुत सारे एग्जाम होते हैं 9th क्लास में। फिर उसके बाद 10th क्लास में आप अपने आप को प्रिपेयर करें NTSC के लिए। NTSC के लिए 10th क्लास में प्रिपेयर करें, जम के तैयारी करें। तो जो बच्चे ऑनलाइन कर पा रहे हैं या किसी भी ट्यूटर के पास किसी भी स्कूल में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं कर पा रहे, जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ा कि भाई NTSC के बारे में पता ही नहीं, तो वो आप हमारे ऑफिस में करियर अड्डा में आके इस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और इस सिलेबस के बारे में आप यहाँ पे कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं। तो होप कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको डॉक्टर बनना है तो 10th के बाद नहीं, 12th के बाद नहीं, 8 से ही, 8, 9, 10 ही डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर या IITian इंजीनियर बनोगे या नहीं बनोगे। 10th के बाद बच्चे काफ़ी लेट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जो बच्चे 10th के बाद आते हैं उनमें, जो 11th 12th में डायरेक्ट आते हैं हमारे पास, उन बच्चों में और जो बच्चे हमारे पास 8 से पढ़ के 11th में आते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है बच्चों। देखिए, आप कोई बोले ना बोले, आज के डेट में 720 में 720 मार्क्स लोग ला रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं लेके आ रहे हैं कि भाई 12th कर लिया, उसके बाद से 1 साल तैयारी की, 720 में 720 आ गए। आपको अभी से लगना पड़ेगा, इस चीज़ को समझे। और जो बच्चे हमारे पास 8 से पढ़ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। उनमें से बहुत सारे बच्चे जो कटिहार से बाहर भी जा चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाहर जाके,
रेगुलर फ़ोन पे भी टच में रहते हैं कि सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मैं अपने इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहा हूँ। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस है। और जो बच्चे यहाँ पे हैं तो उनका तो वेल एंड फाइन, बहुत अच्छे से केयर किया जा रहा है। इनफैक्ट हम लोग कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं कि यार बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे, गार्जियंस हमारा साथ नहीं दे रहे, कि वो पढ़ने ही नहीं चाहते, पढ़ ही नहीं पा रहे। 8, 9, 10 सही से किया नहीं है तो अब तो लोड पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर आप नीट के नाम पे लिए और नीट पढ़ाओ ना, जेई पढ़ाओ ना, तो क्या मतलब बनता है? मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चे अगर इंटरेस्ट रखते हों पढ़ने में, तो वो हमारे कोचिंग में आए और बहुत अच्छा उनको रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ से, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, बशर्ते कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। बाकी आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो बैग उठाइए, जाइए, फिर जैसे सब कोई करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर टाइम, प्रॉपर केयर, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है और दी जाती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझे लगता है कि आपको अगर ये लगता है कि ये आपके छोटे भाई या और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी लोगों तक ये बात पहुँचाएँ जो अभी से ही नीट और IIT के लिए फ़िक्रमंद हो। देखिए 3-4 साल की बात है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।